हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट पेपर 4 वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसका सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये जो पैसेज है स्टूडेंट, आप उसको स्टडी कर लोगे, रीड कर लोगे। मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन जो रेज किया जा रहा है कि राइट द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड्स गिवन बिलो। जो भी कंपाउंड गिवन बिलो है, जो भी कंपाउंड नीचे दिया हुआ है, ठीक है, उनके फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बताना है। जैसे वन का फर्स्ट, इसमें जो कंपाउंड है वो है CH3 COOH, यानी इसका मैं आपको नाम बता दूं। इसका नाम है इथेनोइक एसिड। इट्स नेम इज इथेनोइक एसिड। इट्स IUPAC में भी कह सकते हैं। और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो है ये हो गया, और इसका नाम हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बी देखना है, बी जो है इसमें बिल्कुल दिख रहा है, ये अल्कोहल है और फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। इसमें जो है इसका नेम मैं आपको बता दूं, तो इसमें 3 कार्बन है। इस कारण से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। और ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। अल्कोहल ये हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें जो है एटॉमिक रेडियाई दिया हुआ है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के, जो कि ग्रुप फर्स्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो कह रहा है फर्स्ट स्टेट द रीजन बिहाइंड द ऑब्जर्व ट्रेंड इन द अबव एलिमेंट। जैसे जो ऊपर में एलिमेंट है तो उसमें जो है जैसे टॉप टू बॉटम, यानी सोडियम से सीजियम की टुवर्ड्स अप्रोच कर रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियाई मतलब बढ़ रहा है। तो इस बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है? तो जैसे ही हम लोग किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ जो ऑर्बिट्स है, सेल्स है, वो इंक्रीज कर रहा होता है। और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने की वजह से, ठीक है, इंक्रीज करने की वजह से उनके एटम का रेडियस यानी एटॉमिक साइज भी इंक्रीज कर रहा होता है। बिकॉज जो एटॉमिक रेडियस है उसका डेफिनेशन होता है द डिस्टेंस बिटवीन the center of the nucleus of an atom to its last cell, यानी वो डिस्टेंस होना चाहिए एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से कहाँ तक का? आउटर मोस्ट सेल तक का। तो जितने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाएंगे तो फिर उनका एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? वो इंक्रीज कर जाएगा। सेकंड है हाउ डज वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट वेरी अक्रॉस अ पीरियड। देखिए ग्रुप में तो एलिमेंट का वैलेंसी सेम रहता है, लेकिन पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में क्या होता है? ग्रुप 14 तक वैलेंसी इंक्रीज कर रहा होता है। एज फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंसी 1, ग्रुप 2 वाले का वैलेंसी 2, ग्रुप 13 वाले का वैलेंसी 3, ग्रुप 14 वाले का 4। तो यहाँ तक तो वैलेंसी इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। लेकिन ग्रुप 14 के बाद वैलेंसी क्या होता है? डिक्रीज कर रहा होता है। और डिक्रीज करता हुआ ग्रुप 18 वाले जो एलिमेंट्स हैं लाइक हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, तो इनका वैलेंसी हो जाता है 0। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी नो अबाउट वेजिटेटिव प्रोपागेशन स्टूडेंट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक तरह का असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि प्लांट्स में दिख रहा होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, कुछ ऐसे कह दीजिए, या फिर प्लांट की संख्याएं जो है या फिर प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे कि कुछ एक प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके रूट से जो है नया एक प्लांट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके रूट से नया जो है वो दूसरे जो है प्लांट ग्रो कर जाएंगे। कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स का जो नॉचेस होता है ना, वहाँ से नए नए प्लांट डेवलप कर जाएंगे। कुछ एक में आप देखेंगे कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम से नए प्लांट जो है ना वो डेवलप कर जाएंगे। जैसे स्टेम वाला केस आप शुगर केन में देख सकते हैं, ठीक है। स्वीट पोटैटो में आप रूट का केस देख सकते हैं, जैस्मिन वगैरह में रूट का केस
और ब्रायोफाइलम में आप देखेंगे कि उनके लीव्स से जो है ना वो नए नए प्लांट जो है वो डेवलप कर जाते हैं असेक्सुअली। ठीक है, यही है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांटलेट का डेवलपमेंट होना असेक्सुअली। ठीक है, यही वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल अ प्लांट बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस बाय दिस मेथड। इससे प्लांट को क्या बेनिफिट होता है? देखिए, इससे प्लांट को कुछ खास बेनिफिट नहीं होता है इस तरह से रिप्रोड्यूस करने में। प्लांट को आपको ध्यान रखना है कि इससे ये चीज़ का आपको देखेंगे कि भाई जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है, वो पेरेंट्स की बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो बिल्कुल पेरेंट्स के क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। दूसरी बात क्या है कि इसमें और भी आप देख सकते हैं, जैसे इसमें क्या होता है ना कि वेरिएशन और चेंजेस न के बराबर होता है। ठीक है, यही सारी बातें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का ए, राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो मेन डिफरेंस होता है असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का स्टूडेंट, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स मीन्स मदर एंड फादर, मेल एंड फीमेल की नीड होती है। वेयरएज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट, यानी जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने जैसे बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल कार्बन कॉपी, ठीक है, ऑफस्प्रिंग को तैयार कर सकता है। एक बात। दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन की बात ही नहीं करनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कॉज होता है, ठीक है, वेयरएज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कॉज नहीं होता है। इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो बिल्कुल पेरेंट्स की क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, कार्बन कॉपीज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट करना है बी, विच स्पीसीज इज लाइकली टू हैव कंपैरेटिवली बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, द वन रिप्रोड्यूसिंग असेक्सुअली और द वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली। जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, क्वेश्चन ये आस्क कर रहा है कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म की सर्वाइव करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो अच्छी होगी, सर्वाइविंग जो चांसेस होगा वो अच्छा होगा। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि असेक्सुअली डेवलप किए हों या असेक्सुअली जिनकी बर्थ हुई हो या जिनकी बर्थ सेक्सुअली हुई हो। ठीक है, तो याद रखना है कि जिनकी बर्थ सेक्सुअली होती है उनकी सर्वाइवल की चांसेस अधिक होती है, क्योंकि देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कॉज होता है, और वेरिएशन कॉज होने का मतलब होता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी थोड़ा बहुत उसमें रोल होता है, जो कि कंटिन्यूअसली चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए कैपेबल बनाता है। दैट्स व्हाई, क्योंकि देखिए हिंदी में आपने सुना होगा कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, यानी जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, वो स्लोली उसमें चेंजिंग हो रहा है। तो उसमें चेंजिंग होने के साथ यदि ऑफस्प्रिंग के अडेप्टेशन में चेंजिंग ना हो, अडेप्टेशन कैपेबिलिटी में चेंजिंग ना हो, तो लिविंग बींग्स का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी कारण से जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग तैयार होते हैं उनकी सर्वाइवल की चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये तो 4 हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, Rima is doing a school project on evolution. She is confused in the scientific terms such as inheritance and heredity. Help her to find the correct answer for the scientific terms for the phenomena given below. ये पैसेज आप कर लोगे, आप मीनिंग भी समझ रहे हो। चलिए क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्या कह रहा है, द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। देखिए, सबसे पहले उस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे जिसकी वजह से वेरिएशन क्रिएट होगा और इनहेरिटेड होगा। देखिए, ये जो होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वेरिएशन क्रिएट होने की बात करते हैं जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। ठीक है, तो दोनों के पास अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्वालिटी होंगे, तो जब इनका फ्यूजन होगा, ठीक है, तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से वेरिएशन जो है ना वो क्रिएट हुआ, और क्रिएट होने के बाद इनहेरिटेड भी हो रहा है ना, यानी पेरेंट्स से इसकी ट्रांसमिशन कहाँ हो रही है, टू देयर यंग वंस। ठीक है, 5 का बी, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। इसके लिए तो टर्म रिप्रोडक्शन है ना, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनके द्वारा कोई नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं।
क्लियर? और देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। देखिए मेंडल सर ने जो थर्ड लॉ अपना दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको उन्होंने अपने इस लॉ को जस्टिफाई किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस करके। पाइसम सैटिवम यानी पी प्लांट में डाइहाइब्रिड क्रॉस करके उन्होंने अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जस्टिफाई किया था। उसमें उन्होंने ये बताया कि कभी भी, सबसे पहले देखिए डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब समझिए, यानी मेंडल सर ने टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है, जैसे देखिए दो ट्रेड्स का कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को उन्होंने लिया और क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने के बाद ये मतलब कंक्लूजन निकला, ठीक है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, पहले तो ऑब्जर्व किया कि भाई ऐसा है दो ट्रेड जिसके दो अलग अलग ट्रेड हैं, तो उनके ट्रांसमिशन में, उनके इनहेरिटेंस में कभी भी किसी तरह का कोई मतलब कहते हैं ना हिंड्रेंस कॉज नहीं करता है, कोई हिंड्रेंस या कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। means each and every traits are independent to express itself in coming offsprings, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया था, ठीक है। बिल्कुल वहां पे भी डोमिनेंट फीचर दिखा, फिर आपको क्या दिखा कि जो हर ट्रेट है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है, असॉर्ट होने के बाद, ठीक है, वो गैमेट मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फॉर्म में क्या हो रहा है, फ्यूज कर जा रहा है, ठीक है। 6 कह रहा है it is established that an electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it. Is there a similar magnetic field produced through a thin beam of moving? देखिए क्या रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी मेटेलिक कंडक्टर के प्रोड्यूस, हाँ जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हम लोग को पता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है, आपने पढ़ा है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ना, ठीक है, अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर रहा होता है। क्लियर है बात, ठीक है। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया कि जब चार्ज जो है वो मोशन में आ गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंस्टिट्यूट कर रहा है। हम लोग वैसे भी कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को बैटरी और सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कंसिडर करके चलते हैं, जो कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होता है, ठीक है। वेयर एज एक्चुअली हम लोग बात को देखें और समझें तो हम जानते ये हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक्चुअली में वो मूव करता है, प्रोटॉन तो मूव नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज कर रहा है कि ये बताइए यदि अल्फा पार्टिकल, चूंकि अल्फा पार्टिकल होता है क्या है, तो अल्फा पार्टिकल होता है डबली चार्ज हीलियम आयन। अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, डबली चार्ज हीलियम आयन को कहते हैं। यहाँ देख लीजिए आप 6A, ये हो गया अल्फा पार्टिकल, डबली चार्ज हीलियम आयन, तो क्या कहते हैं डबली चार्ज हीलियम आयन, ठीक है। ये हो गया अल्फा पार्टिकल, क्लियर है। इसको हम कहेंगे अल्फा पार्टिकल कहेंगे, क्लियर है कि अल्फा पार्टिकल हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब कह रहा है कि यदि मोशन में, तो ठीक है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल मोशन में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा। लेकिन कह रहा है न्यूट्रॉन भी जब मोशन में आएगा तो क्या होगा, तो देखिए न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो क्या होगा भाई, तो जब वो मूव करेगा तो उसकी वजह से किसी तरह से जो है ना उस कंडक्टर में मैग्नेटिक, उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं कर पाएगा, यानी वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। और देख लेते हैं इन द गिवन डायग्राम क्रॉसेस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म। देखिए इस तरह का क्रॉस है, क्वेश्चन नंबर 6 का और है, इसमें क्या रहा है कि इस तरह से जो क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, ये क्रॉस हो गया, ये इनटू द पेपर, ये क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर है, इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर, ये जो है इनटू द पेपर डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कह सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड के अंदर और एक कंडक्टर है, ठीक है,
जैसा कि आपको डायग्राम में देख रहे हैं कुछ इस तरह से स्टूडेंट, ये तो आपको यहाँ तक का दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ, इसमें ये कंडक्टर है, ठीक है, कुछ इस तरह का है और कंडक्टर कुछ ऐसे मूव कर रहा है। तो कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कंडक्टर मूव करे या मैग्नेट मूव करे, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंजिंग होगा तो ऑब्वियस है कि जो कंडक्टर है उसमें करंट इंड्यूस कर जाएगा। तो आप देखिए इसमें हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, ओके। फादर मीन्स फोर्स, ठीक है। दूसरी बात, सॉरी ये तो हम लोग को फोर्स देखना होगा तब, तो अभी हम लोग लगाएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, फादर मदर इंटेलिजेंट चाइल्ड, इंटेलिजेंट चाइल्ड। यहाँ पे ये जो आपका थंब होगा वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स होगा, यानी जो भी कोई मूव कर रहा होगा, यानी कंडक्टर मान लीजिए मूव कर रहा है तो, ठीक है। तो ये मूविंग का डायरेक्शन हो गया। ये जो फोर्थ फिंगर हो गया वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और ये जो मिडिल फिंगर हो गया ये आपका इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ समझिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, और ये मूव किधर कर रहा है, इधर। आप बताइए करंट इसमें किधर हो जाएगा, तो करंट इस कंडक्टर में किधर हो जाएगा, अपवर्ड। जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। इंड्यूस्ड करंट किधर हो जाएगा, अपवर्ड। यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो इसको जानने के लिए जो अप्लाई करेंगे वो होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे और तब यूज करके हम लोग जान जाएंगे कि इसमें किस डायरेक्शन में करंट जो है ना वो इंड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 7 में आ जाते हैं। 7, रवि इज ईटिंग कर्ड यानी योगर्ट for his food intake. Which trophic level of the food chain he has occupied? Who will be at the first trophic level in the food chain? Justify your answer. कह रहा है कि रवि जो है वो कर्ड खा रहा है, ठीक है। तो रवि कर्ड खा रहा है, तो समझिएगा रवि कर्ड खा रहा है, यानी रवि जो है कर्ड खा रहा है, तो कर्ड कहाँ से आ रहा है भाई, ऑब्वियस है कि वो काऊ के मिल्क से आएगा, ठीक है। और काऊ कैसे सर्वाइव कर रहा है, तो काऊ जो है वो प्लांट्स को खाकर सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। तो यानी ये हो गया, तो कह रहा है कि ये प्लांट जो हो गया वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर, काऊ क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर एंड रवि क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, हो गया, ठीक है। रवि क्या हो गया यहाँ पे, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, बस यही ध्यान देना है। और क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग्स का नीचे में कुछ ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। ये भी कर लेते हैं, 7 का और है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ फूड चेन व्हिच इज द मोस्ट एडवांटेजियस फॉर द ह्यूमन बीइंग्स इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। इससे आप फूड चेन बना लीजिए क्योंकि ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा जो हो वो क्या हो, एडवांटेजियस हो। तो देखिए सबसे पहले तो सीरियल्स का प्लांट रख लेंगे, सीरियल प्लांट्स होगा। सीरियल प्लांट्स के बाद क्या होना चाहिए, तो चलो भाई उनको गोट खाएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और गोट को क्या कर लेंगे, ह्यूमन बींग्स, ये ज़्यादा अच्छा फूड चेन है। इस कारण से ह्यूमन बींग, इस कारण से क्योंकि देखिए अब रैट को कोई ह्यूमन बींग्स खाए, हॉग को खाए, तो ये कुछ स्नेक को खाए, तो ये कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। जो एक हेल्दी फूड चेन होगा जिससे कि ह्यूमन बींग्स को अधिक से अधिक एनर्जी भी मिल जाए, क्योंकि जितना हायर ट्रॉफिक लेवल, जितना ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल बनेगा, ठीक है, जितना तो उतना ज़्यादा एनर्जी की जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी। ये अच्छा है, सीरियल प्लांट्स को गोट खाया और गोट को ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर लिया, ह्यूमन बींग्स को भी सफिशिएंट मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। बी, कंस्ट्रक्ट अ फूड वेब यूजिंग द लिविंग थिंग्स मेंशन्ड अबव। कह रहा है कि इसके हेल्प से आप एक फूड वेब बना लीजिए, चलिए बना लेते हैं। फूड वेब
बी मीन्स क्या हो गया, इंटरकनेक्टेड फूड चेन। इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को हम क्या कहेंगे, फूड वेव कहेंगे। तो इसमें हम बना लेते, इधर बना लेते हैं स्टूडेंट, बहुत आसान है। हर किसी चीज़ का मैं डेफिनेशन भी बताता रहता हूँ ताकि आप ये डेफिनेशन आपके माइंड से स्किप कर गया हो तो वो भी रिवाइज होता चला जाए। देखिए हम लोग फूड वेव बना लेते हैं, तो एक को हम लोग क्या करते हैं, सीरियल ब्रांच कर लें, ठीक है। ये हो गया 7 का और 7 और, ठीक है। ये हो गया सीरियल ब्रांच और इसको जो है वो बोर्ड उठाएगा, इसको कौन कंज्यूम करेगा, बोर्ड। इसको बोर्ड कंज्यूम किया और बोर्ड को कौन कंज्यूम कर लेगा, चलिए बोर्ड भी रिसीव कर सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं सीरियल ब्रांच है, सीरियल ब्रांच को दूसरा हम कर सकते हैं, तो इसको रैट खा सकता है, रैट को कौन खा सकता है, रैट को स्नेक खाएगा, ठीक है। और ये हो गया, स्नेक को कौन खा सकता है, स्नेक को हॉक खाएगा, हॉक खाएगा, ठीक है। कुछ ही इसमें आप देखिए तो रैट को ह्यूमन भी खा सकता है, ठीक है। हमें इंटरकनेक्टेड फूड चेन दिखाना है, ठीक है। और हॉक जो है वो और किसी को भी खा सकता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ इसमें और भी आप कर सकते हैं, जैसे ऐसे देखिए ध्यान से, यहाँ से रैट आया, रैट को सीधा हॉक खा सकता है, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया और बस इस तरह से, तो ये हो गया इंटरकनेक्टेड फूड चेन मीन्स फूड वेव, क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8, ठीक है। कह रहा है एन एलिमेंट एम, एक एलिमेंट है एम एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 12, तो क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा स्टूडेंट, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट में आप करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनकी वैलेंसी क्या होगी, द वैलेंसी इज 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 8 का बी कह रहा है इज एम अ मेकर और नॉन मेकर, ऑब्वियस है ये जो है ग्रुप 2 के नंबर है, ठीक है। ग्रुप 2 है, ये जो है ग्रुप 2 का है, तो ग्रुप 2 का होने का मतलब हो गया ये मेटल हो गया, ठीक है। ऐसे भी दिख रहा है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, तो ये मेटल हो गया। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ आंसर, बिल्कुल ठीक है, हमें दिख रहा है। अब चूंकि देखिए एक और रीजन है मेटल होने का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 1 होगा 2 होगा 3 होगा, तो जब इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो ये होता है मेटल्स, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 होगा तो इसका मतलब हो गया नॉन मेटल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, राइट द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ एम। देखिए एम चूंकि मेटल है तो मेटल के ऑक्साइड्स का केमिकल नेचर क्या होगा, तो मेटल के ऑक्साइड का केमिकल नेचर होता है बेसिक, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर केमिकली बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं। 9 भी बहुत आसान है। 9 जो है कह रहा है कि गिव रीजन, ये सब तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। गिव रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4 प्लस cation नॉट C4 माइनस anion, ठीक है। हम लोग को ये देखना है कि रीजन बताना है भाई कि कार्बन जो है C4 प्लस एंड C4 माइनस का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर पाता है, ओके। देखिए तो कार्बन जो है C4 प्लस का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाता है एंड C4 माइनस यानी एनायन का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाता है और कीटायन का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाता है, ठीक है। क्यों,
जैसे ऐसे समझिए कि किसी भी एटम के से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसको एनर्जी देना होगा। तो बताइए कि एक दो इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद एनर्जी का डिमांड इतना ज़्यादा हो जाता है कि उतना अधिक एनर्जी को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बताइए कि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा कार्बन के एटम से, तो इतना ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सपोज करते हैं कि उतनी एनर्जी कहीं से हम लोग ले भी आते हैं, लेकिन उतनी एनर्जी का सप्लाई यदि कार्बन के एटम पे किया जाएगा, उसको अप्लाई किया जाएगा, उतना एनर्जी दिया जाएगा कार्बन एटम पे, तो कार्बन के एटम का एग्जिस्टेंस जो है ना वो खतरे में आ जाएगा। हो सकता है कार्बन के एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, उतना ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को टॉलरेट कर पाना, हैंडल कर पाना एक छोटे से कार्बन एटम के लिए बहुत टफ नहीं, टफेस्ट वर्क होगा क्या। और C4 माइनस का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर पाता है? देखिए एक्चुअली कार्बन जो है, चूंकि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंसी होता है, और चूंकि कार्बन C4+ के टाइम का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, एनायन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, तभी तो कार्बन को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ती है, और शेयरिंग करके वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि व्हाई कार्बन डजंट फॉर्म C4 माइनस एनायन, C4 माइनस एनायन का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता? देखिए कार्बन एटम के पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि सपोज कीजिए कि कार्बन एटम के पास 4 और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तभी तो बनेगा ना C4 माइनस। तो बताइए 6 प्रोटॉन को इतना आसान तो नहीं कि 6 प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से 10 इलेक्ट्रॉन को बांध पाना प्रोटॉन के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन को वो कैसे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिकली होल्ड करके रखे। ठीक है, तो इट इज वेरी टफ फॉर प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाना 6 प्रोटॉन के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कार्बन एटम की। दैट्स व्हाई कार्बन एटम neither form C4+ cation or nor C4 minus anion। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अल्केन, अल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन and its general formula is CnH2n+2 simply। Next B, alkene, alkene is a unsaturated hydrocarbon, and in this hydrocarbon at least one multiple bond means one double bond exists between 2 carbon atoms, between 2 carbon atoms, and the general formula of alkene is CnH2n। Next alkyne, alkyne is also an unsaturated hydrocarbon in which triple bond, at least one triple bond exists between 2 carbon atom, and the general formula of alkyne is CnH2n-2। Next question number 10, how many pair of chromosomes are there in human beings? There are 23 pair of chromosomes in human beings। okay student, कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें स्टूडेंट जिसमें जो है 22 पेयर्स को, 22 पेयर्स का मतलब क्या हो गया, 44 क्रोमोसोम्स, यानी 44 क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं, ऑटोजोम्स कहा जाता है। ठीक है, क्रोमोजोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स को क्या कहेंगे, 44 को इनको कहा जाता है ऑटोजोम्स। क्लियर है, एंड जो 1 पेयर क्रोमोसोम होते हैं इनको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी 2 क्रोमोसोम जो होंगे उनको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स, या फिर इनका दूसरा नाम है एलोसोम्स और एलोसोम्स। क्लियर है। नेक्स्ट है, हाउ इज द सेक्स ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग डिटरमाइंड। बस ह्यूमन बीइंग्स में जो सेक्स डिटरमाइन किया जाता है वो सेक्स क्रोमोसोम की हेल्प से ही होता है, एलोसोम्स की हेल्प से। जैसा कि आप इसको एक्सप्लेन करके लिख देंगे, मैंने बहुत सारे अपने वीडियो में इसके बारे में बताया है। दैट
human male, okay, human male forms two types of male gamete. One male gamete possesses 22 plus X chromosome, and other type of male gamete possesses 22 plus Y type of sex chromosomes. Whereas in human female, only one type of female gametes are produced, and this is 22 plus X. So the fusion of male gamete with female gamete is a very random process. It's a very random process. There is no control of anyone on this fusion process. Okay, that's why there are 1/2 half possibility of male offspring after fertilization, और हाफ जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है गर्ल चाइल्ड की, ठीक है, यानी 50% जो है बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी होती है और 50% गर्ल्स चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11A, स्टेट द रिलेशन correlating the electric current flowing in a conductor and the voltage applied across it. इस रिलेशन का क्या नाम है, ठीक है। तो ये तो ओम्स लॉ हो गया। ओम्स लॉ ये स्टेट कर रहा होता है कि द अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, ठीक है, ये तो बिल्कुल ओम्स लॉ है। ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ टू शो दिस रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप को ग्राफिकली हमको शो करना है। देखिए एक लेते हैं, बहुत आसान है, ग्राफिकली भी मैं बता देता हूँ। ये जो रिलेशनशिप है जो कि कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा होता है करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस में, तो ये हो गया हम लोग ओम्स लॉ के जरिए ये चीज जानते हैं, ठीक है। ये हो गया ओम्स लॉ 11A, ये हो गया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानेंगे। फॉर्मूला क्या हो गया, V = I × R, क्लियर है। एक ग्राफ हम लोग ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर लें, ये हो गया करंट और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, और ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, तो स्लोप ग्राफ का बताएगा क्या, रेजिस्टेंस जो कि कांस्टेंट होगा। स्लोप किसे कहेंगे, तो स्लोप इज इक्वल टू कह सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू I/V कह देंगे, ठीक है। इसको हम लोग इसको याद रख देंगे, जो स्लोप जो होता है वो हम लोग को रेजिस्टेंस बताना होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इज, कह रहा है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको बताना है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बताना है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 11 का बी, ये 11 का बी है, इसमें करंट कितना है, I = है 0.35 एम्पीयर, ठीक है। और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन किया गया, ये मेंटेन किया गया 1.4 वोल्ट। इसमें रेजिस्टेंस बताना बहुत आसान है, फ्रॉम ओम्स लॉ R = V/I, ये कितना है 1.4 वोल्ट अपॉन ये कितना हो गया 0.35, क्या हो गया एम्पियर। सॉल्व कर लेते हैं, ये यहाँ से गया 10 हो गया, ये हटेगा तो यहाँ पे 100 0 और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम हो गया, बहुत आसान है। नेक्स्ट है, मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12